Good afternoon. Once again, welcome to E-English classes. हम लोग अपना सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट के रूल के बारे में बात कर रहे थे, तो हम उसी का आगे का रूल के बारे में बात करते हैं। तो आगे का रूल को बात करने का मतलब है कि हम लोग आ गए हैं रूल नंबर 12 में। रूल नंबर 12 इज after a great many good many, इसके बाद अगर नाउन होता है तो then verb will be plural. Means after a great many, a good many के बाद नाउन आता है जो कि नाउन प्लूरल रहेगा, तब वर्ब प्लूरल होगा। तो हिंदी में आप लिखिए अ ग्रेट मेनी, अ गुड मेनी के बाद नाउन आएगा तब वर्ब प्लूरल होगा। जैसे कि एग्जांपल हम लेते हैं, अ ग्रेट मेनी men have displaced, हम ग्रेट मेनी मैन यहाँ पर क्या हुआ, बहुत सारा आदमी यहाँ आए हैं। इसी तरह अगर हम बात करते हैं अ गुड मैनी, a good many cow are a great many cows are grazing in the grassland। तो यहाँ पर बात करते हैं किसका, कि काऊ है तो वो ग्रेजिंग कर रहा है कहाँ, ग्रासलैंड में। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि काऊ आ गया है और मैन आ गया है। तो ग्रेट मेनी मतलब बहुत सारे लोगों का बोध हो रहा है, बहुत सारे लोगों का बोध होने का मतलब क्या हो गया, आ लगे, प्लूरल सब्जेक्ट हो गया। तो प्लूरल सब्जेक्ट के साथ प्लूरल वर्ब। वैसे तो आप इसको आपको इजीली मैंने बता दिए हैं, लेकिन यहाँ पर क्या है, कुछ रूल्स है, रूल्स को बारे में तो आपको बात करना ही पड़ेगा। सिंगुलर प्लूरल के अलग हिसाब हो गया कि हाँ कहीं एक्सेप्शनल केसेस होगा, आपको एक्सेप्शनल केसेस के रूप में भी अगर हम बात करते हैं तो एक्सेप्शनल केसेस के रूप में बात करते हैं, तो जिससे कि आपको मोर इंफॉर्मेशन गेन होगा। तो इसीलिए हम आपको शुरू में सिंगुलर प्लूरल बता दिए, उसके बाद हम यहाँ पर अपना रूल्स के बारे में बता रहे हैं कि जिससे कि आपको इजीली वे में समझने में सहूलियत हो। ओके, तो यहाँ पर अगर एक चीज और बताते हैं, रूल नंबर 12 नहीं, लेकिन ये चला जाएगा क्या, एक्सेप्शनल केसेस के रूप में। आई होप यू हैव रिटन दिस।
ओके, एक्सेप्शनल यहां है कि बट आफ्टर मेनी, यहां पर हम लोग बात किसके कर रहे थे, अ ग्रेट मेनी, अ ग्रेट मेनी, अ गुड मेनी, बट एक्सेप्शनल केसेस में क्या है, हम लोग ले रहे हैं, एक्सेप्शनल केसेस में हम ले रहे हैं क्या कि मेनी के बाद कोई आर्टिकल है ए ऑब्लिक एन और उसके साथ में नाउन है, तो यहां पर हम क्या देखते हैं कि आर्टिकल मेनी जो रूल्स के अनुसार तो मेनी लगा हुआ है लेकिन इसके साथ आ लगा हुआ है, तो इस समय कोई भी नाउन हम लेते हैं तो वो सिंगुलर नाउन लेंगे, और सिंगुलर नाउन लेने का मतलब क्या हो गया, उसका वर्ब भी सिंगुलर होगा। जैसे कि हम एग्जांपल आपको लेते हैं, एग्जांपल में हम बात करते हैं तो मेनी अ मैन had done this work, तो यहां पर देखते हैं कि उसके अनुसार ग्रेट मेनी के अनुसार बात करते हैं, तो यहां पर क्या होगा, प्लूरल होगा, और ये वाला नहीं होगा, ये क्या हो जाएगा, MEN, और इधर हो जाएगा अ ग्रेट मेनी, तो यहां पर फिर क्या हो जाएगा, हैड लगेगा, लेकिन यहां पर क्या होगा, मेनी के साथ साथ है सिंगल, मैन है, मैन का हम जब यूज करते हैं तो सिंगल मैन का यूज करने का मतलब क्या होता है कि हम मैन के साथ हैज का यूज करते हैं, तो हैज का यूज करने का मतलब क्या हुआ कि यहाँ सिंगुलर नाउन लिए, तो सिंगुलर नाउन के साथ क्या लिए, सिंगुलर वर्ब, तो ये इसका एग्जांपल ये हो गया। अगर और दूसरा एग्जांपल की बात करते हैं तो many an advertisement are published here या had many an एडवर्टाइजमेंट है, तो मेनी के साथ क्या हो गया, एंड लग गया यहाँ पे, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, प्लूरल, सिंगुलर हो जाएगा, तो सिंगुलर के साथ क्या होगा, तो कुछ भी आप सेंटेंस बनाते हैं तो सेंटेंस आप बना लीजिए, मेनी एन एडवर्टाइजमेंट हैज बीन गिवन, पेपर में एडवर्टाइजमेंट दिया जाता है तो उसी बेस पर हम कुछ बनाते हैं कि मेनी एन एडवर्टाइजमेंट हैज बीन गिवन इन द न्यूज़पेपर, many advertisement has been given in the newspaper, मतलब कि बहुत सारे एडवर्टाइजमेंट तो नहीं, लेकिन many advertisement has been given in the newspaper, तो उसमें हम बात कर रहे थे रूल नंबर 12 में, अ ग्रेट मेनी में, तो वहां पर क्या लग जाएगा, मेन यहाँ पर प्लूरल रहेगा, तो यहाँ पर वर्ब हैड लग जाएगा, प्लूरल वर्ब लगेगा, लेकिन अगर यहाँ पर मेनी है और अमैन है, तो अमैन मेनी भी है और अमैन है, ये सिंगल का रिप्रेजेंट कर रहा है, सिंगल का रिप्रेजेंट करेगा, तो यहाँ पर भी सिंगुलर वर्ब का यूज होगा, जो कि आपको यूज किस में होगा, एरर फाइंडिंग में इसका यूज करना पड़ता है, एरर फाइंडिंग के समय में। अगर यहाँ पर ये नहीं देगा मेनी मैन ए नहीं देगा, तो
एरर में आपको दे देगा ये है फाइंड आउट 1 2 3 और नो एरर। यहां पर इस तरह दे दिया तो यहां पर इस तरह दे दिया तो आपको कहा जाएगा कि इसमें फाइंड आउट द एरर। तो फाइंड आउट द एरर का होने का मतलब क्या हो गया कि मेनी या मैन, यहां पर हो जाता नो एरर। अगर ये देता कि मेनी मैन हैड डन दिस वर्क नो एरर, तब यहां पर क्या करते हैं मेनी मैन है, मेनी मैन भी तो नहीं होगा ना, मैन के साथ मेनी मेन होगा, ये मेनी के साथ सिंगुलर मैन का सिंगुलर क्या, मेनी मैन हैज डन। तो यहां पर हम बात कर रहे थे कि मेनी के साथ अगर ए लगेगा तब जाके ये सेंटेंस क्लियर होगा, लेकिन अगर ये ए नहीं है तो यहां पर मेनी के साथ ये मेन भी बनेगा और प्लस यहां पर हैव भी आएगा, तब जाके सेंटेंस बनेगा। लेकिन अगर हम बात करते हैं सिर्फ इसमें, तो इसमें हम बात करते हैं तो यहां पर एक आर्टिकल आएगा, मेनी अ मैन हैज डन दिस वर्क। ओके, चलिए हम समझ सकते हैं कि आप लोग समझ गए होंगे। चलिए नेक्स्ट रूल पे आते हैं। नेक्स्ट रूल पे बात करना चाहिए। रूल नंबर 13 बात करते हैं तब इफ एवरीबॉडी somebody no one anybody everyone someone no one anyone one etc are used as a subject then the verb must be singular। तो कहने का मतलब है कि जब हम कोई भी ये सब वर्ड रहेगा और वो किस तरह यूज होगा, सब्जेक्ट के अनुसार, तब वर्ब सिंगुलर होगा। जैसे कि एग्जांपल लेते हैं everybody blank enjoying the class। तो यहाँ एवरीबॉडी के साथ में इस सब्जेक्ट के रूप में यूज हो रहा है, तो सब्जेक्ट के रूप में यूज होने का मतलब क्या हो गया, वो सिंगुलर सब्जेक्ट के रूप में होगा। ये सब्जेक्ट के रूप में लेते हैं तो इसका वर्ब क्या होगा, सिंगुलर। तो सिंगुलर में क्या हो गया, इज। तो एवरीबॉडी इज एंजॉयिंग द क्लास। ओके, इसी तरह किसी का ले लेते हैं no one is absent in this class। यहां पर कहते हैं no one is absent in this class। इस क्लास में कोई भी एब्सेंट नहीं है, इसके बारे में इंफॉर्मेशन दे रहा है। तो ये इंफॉर्मेशन देने का हो गया कि कोई भी नहीं है, तब यहां पर नो वन के साथ ये हमेशा सिंगुलर वर्ब लगेगा। तो कहने का इसका मतलब है, यदि लिख सकते हैं, लिखना है तो यदि everybody somebody nobody anybody everyone someone no one anyone one etc सब्जेक्ट के रूप में इस्तेमाल होता है, तब ये ऊपर दिए गए वर्ड अगर सब्जेक्ट के रूप में इस्तेमाल होता है, तब वर्ब हमेशा सिंगुलर होगा।
वर्ब हमेशा सिंगुलर होगा। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर हम सब्जेक्ट की बात कर रहे हैं तो सब्जेक्ट आ गया, तो सब्जेक्ट एवरीबॉडी है तो सब्जेक्ट हो गया, इसके साथ वर्ब चाहिए तो वर्ब ये हो गया। नो वन भी सब्जेक्ट के रूप में हो गया, तो सब्जेक्ट के साथ क्या चाहिए, एक वर्ब चाहिए, तो वर्ब क्या होगा, सिंगुलर हम वर्ब लेंगे। ओके, चलिए आते हैं नेक्स्ट रूल पे। रोल नंबर 14। रूल नंबर 14 क्या कहता है कि आफ्टर एवरीबॉडी ऑफ, सम ऑफ, नो ऑफ, एनीबॉडी ऑफ, एवरीवन ऑफ, समवन ऑफ, नो वन ऑफ, एनीवन ऑफ, वन ऑफ के बाद नाउन या प्रोनाउन विल बी प्लूरल, मतलब कि प्लूरल, noun or pronoun will be plural, then verb must be singular। इसका कहने का मतलब क्या है कि ये सब जो वर्ड दिया हुआ है, everybody, somebody of, nobody of, someone of, इसके बाद आफ्टर, इसके बाद नाउन और प्रोनाउन प्लूरल रहेगा, प्लूरल होगा, तब वर्ब हमेशा सिंगुलर होता है। जैसे कि आप एग्जांपल में लेते हैं, one of the boys has done task। यहां पर हम लेते हैं कि one of the boys had done this task or his task। कहने का मतलब है कि कोई जो ढेर सारा स्टूडेंट है, जो नाउन है, नाउन प्लूरल है, नाउन प्लूरल है, इसके बाद आफ्टर वन ऑफ के बाद बॉयज, द बॉयज प्लूरल है, तो प्लूरल रहने का मतलब क्या हुआ, क्योंकि ये तो नाउन है तो प्लूरल नाउन हो गया ये, तो प्लूरल नाउन होने का मतलब क्या हो गया, यहाँ पर प्लूरल हम क्या देखते हैं कि वर्ब प्लूरल होते हैं, लेकिन यहाँ पर क्या बात कर रहे हैं, वन ऑफ का। तो यहाँ पर अगर हम आपके बस समझने के लिए, आपके समझने के लिए अगर बात करते हैं तो ये हम क्या बात करते हैं, वन ऑफ द होल, जितना ये कम्युनिटी है, ये बॉयज का कम्युनिटी है, उसमें से कोई एक, वन। तो यहाँ पर वन की बात करते हैं तो वन के साथ क्या हो जाता है, ये सिंगुलर हो जाता है, तो सिंगुलर होने के बाद यहाँ पर हैड होगा। ये सिंपल भाषा में हम बताते हैं कि अगर यहाँ पर सिंगल का बोध हो रहा है तो सिंगुलर लग जाएगा, अगर यहाँ पर प्लूरल का बोध होता तो प्लूरल लग जाता। तो यहाँ पर हम यही देखते हैं कि रूल्स के अनुसार कि अगर नाउन, ये सब वर्ड के बाद अगर नाउन और प्रोनाउन प्लूरल है तब भी वर्ब सिंगुलर ही लगेगा। ओके, अगर इसी तरह बात करते हैं no, none of you, none of you blank bad। कहने का क्या मतलब है कि आप लोग में से, आप, नो वन, बाकी आप लोग में से कोई भी खराब नहीं है, नो वन इज बैड। तो यहां पर क्या करते हैं, ये तो आप
यू के रिप्रेजेंट कर रहा है। यू किसका हो गया? प्रोनाउन। संज्ञा के बदले में जो आता है, बदले में जो शब्द यूज होता है वो क्या हो गया? प्रोनाउन। तो यहां पर यू हो गया प्रोनाउन कर रहा है। तो प्रोनाउन यूज होने के कारण यहां पर जो बात हो रहा है वो तुम लोगों का। तो तुम लोगों के लिए भी होता है क्या है कि नन ऑफ यू इज, नन ऑफ के बाद हो गया, तो नन ऑफ के बाद इज हो गया। लेकिन इसी में एक्सेप्शनल भी केसेस है, इसको हम रद्द करते हैं। नन ऑफ यू, तो नन ऑफ यू के बात करते हैं तो इसमें एक ये भी होता है एक्सेप्शनल केसेस, एक्सेप्शनल नन ऑफ यू, नन ऑफ, नो वन ऑफ यू, तो नन ऑफ यू आर बैड। ये दोनों सेंटेंस सही है, लेकिन क्योंकि यहां पर हम देखते हैं यू के साथ यहां आर लेते हैं, यू के साथ आर लेते हैं, लेकिन यहां पर दोनों में ये दोनों सेंटेंस सही है, लेकिन ग्रामेटिकली जो कहा जाता है, जो प्रायोरिटी लिया जाता है, तो प्रायोरिटी अगर दोनों दिया हुआ है, इज भी दिया हुआ है, आर भी दिया हुआ है भी दिया हुआ है और हैव दिया हुआ है, प्लस नो, नो वन, नन ऑफ, नन ऑफ दीज दिया हुआ है, नन ऑफ दीज दिया हुआ है। तो यहाँ पर हम ध्यान देंगे कि नन ऑफ दीज तो नहीं है, लेकिन ये इज वाला सही होगा। प्रायोरिटी के अनुसार आप एग्जाम देंगे तो यहाँ पर इज जरूरी होता है। ओके, नेक्स्ट रूल इज which is very important for the examination purpose. Okay, so हम इसके बारे में बात करते हैं। तो बात करते हैं रूल नंबर 15। रूल नंबर 15 इज वेरी इंपॉर्टेंट। ओके, वेरी इंपॉर्टेंट इसलिए कि ये हम ऐसा सेंटेंस यूज होगा जिसके लिए आपको कंफ्यूजन होता है। कंफ्यूजन होने का मतलब कि आप अगर आफ्टर रिलेटिव है, रिलेशन है, तो रिलेशन होने का मतलब है रिलेटिव प्रोनाउन है। तो रिलेटिव प्रोनाउन होने का है, रिलेटिव प्रोनाउन क्या हो गया? who, which, what, who, which, that, which, that, जो रिप्रेजेंट करता है दूसरे के बारे में। इसके बारे में हम डिटेल में जब प्रोनाउन पढ़ेंगे, नाउन प्रोनाउन, तब वहां पर हम यूज करेंगे। तब यहां पर देखते हैं कि वर्ब मस्ट बी, वर्ब must be used as antecedent after relative pronoun। क्या क्या प्रोनाउन? रिलेटिव, हु, व्हिच, दैट, जो कि रिप्रेजेंट करता है दूसरे के बारे में,
दूसरे के बारे में रिप्रेजेंट करता है, तो उसके अनुसार अगर ये आता है तो वर्ब जो यूज होगा एंटीसीडेंट। एंटीसीडेंट पहले वाला, जो पहले उसके आएगा, इसके पहले जो आएगा उसी के अनुसार हम वर्ब चूज करेंगे। पहले वाला लिख लीजिए। रिलेटिव प्रोनाउन के बाद किसी भी सेंटेंस में रिलेटिव प्रोनाउन के शब्द आते हैं तब उसका वर्ब उस रिलेटिव प्रोनाउन के पहले वाला सब्जेक्ट के अनुसार होगा। सब्जेक्ट के अनुसार होगा या उसके पहले जो भी नाउन या प्रोनाउन होगा उसके अनुसार हम यूज करते हैं। तो यहां पर यूज करने का मतलब हुआ, एग्जांपल से समझिए। आई who blank a teacher teach here, और अगर लेते हैं I am a teacher who blank here। दोनों में देखिए, दोनों में आपको एक समानता मिलेगा कि आप क्या कर रहा है। यहां पर किसका रिप्रेजेंट हो रहा है? टीचर का रिप्रेजेंट हो रहा है। आई ब्लैक रिप्रेजेंट अ टीचर टीच हियर। कहने का मतलब दोनों एक ही है कि आई एम अ टीचर हु, मैं टीचर हूं जो आपको पढ़ाता हूं। और यहां पर क्या होगा? आई एम अ टीचर, मैं एक टीचर हूं जो यहां पढ़ाता हूं। तो दोनों का यह सेंटेंस में अंतर क्या हुआ कि ये पहले क्या है? मैं हूं वो टीचर, मैं वो टीचर हूं, मैं वो टीचर हूं जो यहां पढ़ाता है। यहां पर क्या हुआ? आई एम अ टीचर, यहां पर मैं टीचर हूं जो तुमको पढ़ाता हूं, मैं यहां पढ़ाता हूं। तो अंतर क्या होगा दोनों? यहां पर मैं वो टीचर हूं, यहां पर होगा मैं टीचर हूं। मैं एक में हुआ मैं वो टीचर हूं, मैं वो टीचर हूं, वो मैं वो शिक्षक हूं जो आपको यहां पढ़ाते हैं। और यहां पर होगा मैं टीचर हूं जो यहां पर या वो यहां पर पढ़ाते हैं। तो यहां पर देखते हैं कि आफ्टर रिलेटिव प्रोनाउन वर्ब मस्ट बी यूज्ड एज एंटीसीडेंट। एंटीसीडेंट आपको स्पेलिंग ध्यान से दीजिएगा, ये आपको स्पेलिंग वर्ड का जो यूज होता है उसमें आपका ये यूजफुल है, इसीलिए आपको यहां पर ये वर्ड लिखे एंटीसीडेंट। ओके, जिससे कि आपको समझ में ज्यादा आवे। तो चलिए आते हैं क्वेश्चन पे। तो यहां पर क्या पढ़े कि आफ्टर वर्ब मस्ट बी यूज्ड एज पर एंटीसीडेंट। एंटीसीडेंट मतलब इसका ये है रिलेटिव प्रोनाउन है। तो रिलेटिव प्रोनाउन में पहले वाला सब्जेक्ट क्या है? आई। तो यहां पर जो फिल होगा इसके अनुसार होगा, ये सब्जेक्ट के अनुसार यहां पर फिल होगा। तो आई के साथ क्या लगेगा? एम। ओके, आई हु एम अ टीचर टीच हियर, यहां पर टीच हियर। लेकिन यहां हम बात करते हैं आई एम अ टीचर हु, तो यहां पर किसके अनुसार हुआ? ये हु यहां पर इसका सब्जेक्ट हो गया। तो इसका मान ये रिप्रेजेंट करता है ऑब्जेक्ट का या दूसरे चीज का, लेकिन यहां पर सब्जेक्ट हु के अनुसार लेंगे तो हु के अनुसार हम चलेंगे। तो हु के अनुसार चलने का मतलब अगर टीच ऑब्लिक
टीचेज है, टीचेज, तब यहां पर हम इसके अनुसार चलेंगे। आप टीचर के अनुसार चलेंगे, जब भी चलेंगे तो इसका ये रिलेटिव प्रोनाउन है, इसके अनुसार हम देखेंगे कि यहाँ पर एंटीसीडेंट यूज किसका होता है, एंटीसीडेंट का यूज होता है। तो एंटीसीडेंट का यूज करने का मतलब है कि हम हु के पहले टीचर का यूज करेंगे। तो टीचर का यूज करने का ये हो गया क्या, सिंगुलर सब्जेक्ट के रूप में हो जाएगा। तो सिंगुलर सब्जेक्ट के रूप में हम यूज करने के बाद करते हैं तो यहाँ पर सिंगुलर वर्ब होगा। तो सिंगुलर वर्ब क्या होगा, यहाँ पर टीचेज का यूज हो जाएगा। यहाँ पर जब टीच यूज होगा, यहाँ पर टीच यूज होगा, बट यहाँ पर टीचेज यूज हो जाएगा। आई होप यू हैव अंडरस्टूड दिस क्वेश्चन। नाउ नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं तो लिखते हैं और इसको अच्छा समझने के लिए, माई बॉस इज one of the one of those sorry, who blank dedicated वर्क। चलिए इसको हम समझते हैं। इसमें हम देखते हैं माई बॉस इज वन ऑफ दोज, मेरा बॉस जो है वन ऑफ दोज है, मतलब उसमें से बहुत सारे लोग हैं, उसमें से एक मेरा बॉस है जो कि अपना काम में बहुत ही डेडिकेटेड है, बहुत ही अच्छा से काम करते हैं। तो यहाँ पर हम बात करते हैं, तब बात करते हैं तो माई बॉस, आपको हम बताया पिछला रूप में वन ऑफ के साथ क्या यूज होता है, वन ऑफ के साथ कोई भी नाउन या प्रोनाउन यूज होगा, तब फिर क्या होता है आपका, तो वहां पर भी हम सिंगुलर यूज करते हैं। तो सिंगुलर यूज करने के बाद आता है, सिंगुलर यूज करने के बाद आता है कि यहां पर हम चले किसके अनुसार, वन ऑफ के साथ सिंगुलर का यूज करते हैं। लेकिन यहां पर क्या है, हु यहां है, तो हु के पहले क्या है, दोज है, कौन सा है, दोज है। दोज क्या हो गया, रिप्रेजेंट किसका करता है, प्लूरल सब्जेक्ट का यूज करता है। यहाँ पर ध्यान क्या है, आपको हम बताए रूल में कि यहाँ पर आप देखते हैं कि क्या किस बारे में बात करता है, किस बारे में। एक रूल यहाँ पर हम चल रहे थे, दूसरा रूल यहाँ पर आ गया, वन ऑफ दोज के साथ यूज करते थे, तो वन ऑफ द दोज के अनुसार ले रहे हैं, तो उसके अनुसार भी लेते हैं। तो यहाँ पर हम चलते हैं तो यह सिंगुलर का यूज हो जाता है। लेकिन यहाँ पर बात करता है क्या कि हु जो रिलेटिव प्रोनाउन है उसके पहले जो शब्द है, उसके पहले जो शब्द है उसके अनुसार चलेंगे, उसके अनुसार। तो यहाँ पर क्या हो गया, दोज, दोज क्या हो गया, वे लोग, वे लोग का मतलब क्या हो गया, वो लोग, तो वो लोग का मतलब क्या हो गया कि ये प्लूरल हो गया। तो प्लूरल होने का मतलब मींस क्या हो गया कि प्लूरल होने का मतलब हो गया यहाँ भी प्लूरल होगा। दोज हु आर डेडिकेटेड टू वर्क, माय बॉस इज वन ऑफ दोज हु आर डेडिकेटेड टू वर्क।
चलिए, आई होप यू हैव अंडरस्टूड। ओके, सो आते हैं नेक्स्ट रूल पे। रूल नंबर 16। रूल नंबर 16 की हम जब बात करते हैं तो रूल नंबर 16 में आप देखें कि बहुत ज्यादा लिखा हुआ है। ओके, तो इसकी घबराने की बात नहीं, आपको समझाने के लिए हम सब कुछ आपको एग्जाम्पल के साथ हम लिखे हैं कि जिससे कि आपको समझ में आए। तो आप एक बार देखते हैं रूल नंबर 16। इफ न्यूमेरिकल एडजेक्टिव, न्यूमेरिकल एडजेक्टिव क्या हुआ? नंबर। नंबर जो आप करते हैं 1 2 3 4 5 6 अप टू व्हाटएवर, जहां तक आप गिन सकते हैं उसके लिए, उसके साथ क्या यूज होता है? प्लूरल नाउन। अगर प्लूरल नाउन यूज करता है और बात क्या करता है? प्लूरल नाउन स्पीक अबाउट सच एज अमाउंट, वेट, हाइट, डिस्टेंस। अगर ये सब की बातें करता है तो वर्ड मस्ट बी सिंगुलर। कहने का मतलब है कि यहां हम एग्जांपल लेते हैं, एग्जांपल के तौर पर चलते हैं। अगर न्यूमेरिकल प्लूरल नाउन स्पेस नंबर सिस्टम अब प्लस प्लूरल नाउन, अगर प्लूरल नाउन के साथ यूज करते हैं और नंबर सिस्टम है, तो ध्यान देने की बात यह है कि ध्यान देने की बात है कि वो सेम चीज के बारे में बात करेगा। यहां पर क्या करता है? सेम चीज के बारे में बात करेगा तब वो वर्ब मस्ट बी सिंगुलर। एक ही चीज के बारे में बात करेगा तो वो सिंगुलर होगा। लेकिन अगर दे टॉक अबाउट डिफरेंट थिंग और डिफरेंट थिंग के बारे में अगर बात करता है, तब अलग चीज के बारे में बात करता है, तब वर्ब हमेशा प्लूरल होगा। तो यहां पर देखिए एग्जांपल पे आइए, तो एग्जांपल पे आते हैं 10 miles blank a long distance, I am unable to walk on foot। कहने का मतलब है कि 10 माइल बहुत ही लंबा डिस्टेंस है, मैं पैदल चलने के लिए, पैदल पैरों से पैदल चलने के लिए अनेबल हूं, मतलब कि नहीं चल सकता हूं। तो ये बात कर रहा है क्या? 10 माइल की बात कर रहा है। तो 10 माइल बात करने मतलब है अ लॉन्ग डिस्टेंस, ये डिस्टेंस के बारे में बात कर रहा है। तो एक साइड का ही ले रहे हैं, तो ये तो सिंपल सी बात है कि हमें चलना है और एक ही चीज के बारे में बात कर रहा है, 10 माइल के बारे में बात कर रहा है। तो यहाँ पर इज लग जाएगा। 10 माइल इज अ लॉन्ग डिस्टेंस। लेकिन अगर हम बात करते हैं 10 माइल, यहाँ पर तो सेम है 10 माइल 10 माइल, लेकिन यहाँ पर क्या बात होता है? 10 माइल ब्लैंक टू बी कवर, 10 माइल को डिवाइड कर दिया गया है, टू बी कवर कवर करता है 5 माइल बाय बस एंड रेस्ट बाय ऑटो। यहाँ पर क्या हुआ? डिवाइड कर दिया, 10 माइल को डिवाइड कर दिया, 10 मानते हैं किलोमीटर को डिवाइड कर दिया कि हम 10 किलोमीटर बस से 5 किलोमीटर बस से जाएंगे और 5 किलोमीटर हम ऑटो से गए। तो यहाँ पर क्या हुआ? डिवाइड हो गया। तो डिवाइड होने का मतलब हो गया कि अगर वो इफ दे टॉक अबाउट डिफरेंट थिंग, तो यहाँ पर बस और ऑटो के बारे में बात करने लगा, तो दोनों के अलग अलग बात करने का मतलब हो गया कि ये अलग ही है। तो यहाँ पर क्या हो गया कि वर्ब मस्ट बी प्लूरल, वर्ब मस्ट बी प्लूरल। तो यहां पर इसमें वर्ब प्लूरल लगेगा, लेकिन इसमें क्यों नहीं लगा? क्योंकि ये लॉन्ग डिस्टेंस है, लेकिन हम पैदल ही जाना चाहते हैं। पैदल जाने का मतलब सिंपल सी बात है कि हमको 10 किलोमीटर या 10 माइल पैदल जाना है। तो जहां पर हम 10 किलोमीटर ले रहे हैं, लेकिन ये माइल बात कर रहे हैं, तो हमको पैरों से चलकर ही जाना है, इसलिए हम यहाँ पर सिंगुलर का यूज करेंगे। सेम वर्ड,
सेम थिंग के बारे में बात कर रहे हैं तब वहां पर प्लूरल मतलब कि सिंगुलर लगेगा। इसी तरह हमने यहाँ पर एग्जांपल लिया है 100 रुपीज ब्लैंक इन माय पॉकेट। तो यहाँ पर देखते हैं यहाँ पर तो क्या पर 100 रुपीज और 100 रुपये का जो मेरे पॉकेट में है, एक पॉकेट में 100 रुपये का है, तो यहाँ 100 रुपया है, तो यहाँ पर क्या होगा एक ही जगह का बात कर रहा है। ये ध्यान देने का मतलब है, आप मुझे बताने का मतलब ये है कि ये पॉकेट में है तो एक ही जगह आपका पॉकेट में है, तो एक ही जगह का बात कर रहा है, मतलब कि सेम जगह के बारे में बात कर रहा है। सेम जगह के बारे में बात कर रहा है, तो यहाँ पर क्या हो गया ये सिंगुलर वर्ब क्या हो जाएगा, वर्ब मस्ट बी सिंगुलर। वर्ब क्या होगा ये सिंगुलर का सिंगुलर में रहेगा। अगर यही 100 रुपीज ब्लैंक इन माय डिफरेंट पॉकेट, तो 100 रुपीज सब में ये इसमें भी है, इसमें अंदर बाहर सब जगह सब पॉकेट को मिलाकर हमारे पास कितना है 100 रुपए। तो अलग अलग की बात हो रहा है, क्या बात हो रहा है डिफरेंट टाइप का बात हो रहा है। तो डिफरेंट टाइप के बात करने का जब भी हम बात करते हैं if we talk about different thing then the verb must be plural। ये ध्यान देना है। तो यहाँ पर क्या हो गया कि 100 रुपीज आर इन माय डिफरेंट पॉकेट। उसी तरह अगर हम बात करते हैं 100 बॉयज ब्लैंक प्लेइंग द सेम ग्राउंड, यहाँ पर बात क्या कर रहे हैं, ये भी तो यहाँ नाउन है। नाउन क्या हो रहा है, नाउन क्या है बॉयज, वो प्लूरल है, लेकिन यहाँ पर 100 बॉयज प्लेइंग इन द सेम ग्राउंड, पर एक ही जगह 100 व्यक्ति है, तो 100 व्यक्ति एक ही जगह है, तो सिंपल सी बात है वो भी बात क्या कर रहा है अलग अलग व्यक्ति है, एक ही व्यक्ति तो नहीं होता है ना, यहाँ 100 तरह का व्यक्ति है, तो 100 तरह का व्यक्ति करने का मतलब होगा कि ये प्लूरल हो गया। तो प्लूरल के साथ में हमेशा कहाँ क्या हो गया ये बात करते हैं, तो यहाँ पर भी वर्ब क्या हो जाएगा प्लूरल। लेकिन यहाँ पर हम सेम की बात कर रहे थे, पहला में सेम की बात, सेम चीज के बारे में बात कर रहे थे, सेम थिंग के बारे में बात कर रहे थे, तब यहाँ पर सिंगुलर हो गया। लेकिन यहाँ पर नंबर, ये भी ध्यान दिए नंबर किसी अमाउंट हाइट और वेट का, अमाउंट वेट हाइट डिस्टेंस वगैरह के बारे में बात करते हैं, तब ये जाके क्या होता है यहाँ पर सिंगुलर वर्ब का यूज होता है। लेकिन अगर डिफरेंट टाइप का रहेगा, डिफरेंट टाइप का बात समान चीज के बारे में बात करेगा, तो वो क्या यूज होगा, वो प्लूरल वर्ब यूज होगा। इसका यहाँ पर इसका मतलब ये है, देख लीजिए, लिख लीजिए, यहाँ स्नैपशॉट लेना है, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, जिससे कि आपको लिखने में दिक्कत ना हो। ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जैसा कि आपका एग्जाम बेस पे भी आपको सब कुछ दिया रहेगा। 100 यहाँ पर दे दिया, 100 इन माय पॉकेट और नो एरर। इसी तरह आपको ओनली ये फाइंड आउट करने के देगा, तो आपको करना है, इसी के अनुसार चलना है, तो आपको खुद समझना होगा और सभी को समझाना होगा। ओके, एग्जाम में आपको अच्छे से स्कोर करना होगा। तब चलिए आज की क्लास हम यहीं पर समाप्त करते हैं, फिर मिलेंगे ब्रेक के बाद। ओके, बाय एंड जय हिंद, जय भारत।